हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही पावरफुल किताब है जिसका नाम है नो एक्सक्यूज़, यानी कि बहाने बनाना छोड़ दो। और ये पूरी किताब जो लिखी गई है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में लिखी गई है और बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग किताब है जो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आपको डिटेल में बताती है। और मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मेरे नोट्स जो कि इस बुक के ऊपर बनाए हुए हैं, और ये बहुत ही पावरफुल नोट्स हैं। इसके पहले हम और भी बहुत सारी पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने मिनी हैबिट्स के बारे में डिस्कशन किया है डिटेल में। इससे पहले वन थिंग के बारे में डिस्कस किया है, 100 वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ, और 5 सेकंड रूल के बारे में। तो उसी सीरीज़ की ये 5वीं किताब है जिसका नाम है नो एक्सक्यूज़, यानी कि आत्म अनुशासन की शक्ति, इसके स्टडी नोट्स। तो इस किताब के अंदर लिखा है कि हर किसी का कॉमन लक्ष्य होता है ज़्यादा पैसे, 6 पैक एप्स बनाना, शानदार घर होना, कारोबार होना, इज्जत होना, और रिश्तों में इज्जत होना और सम्मान होना। और हर सबको ये भी पता है कि इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब हमें पता होता है, कोई हम कन्फ्यूज़न में नहीं होते कि हमें करना क्या चाहिए, पर हम में से ज़्यादातर लोग ना जाने क्या क्या बहाने बनाते रहते हैं। पहला बहाना होता है कि हम टाल मटोल करते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण जो होता है सफलता का, वो होता है कि आप आत्म अनुशासन बना के रखें, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें। यही एक ऐसा अकेला गुण है, अगर बहुत सारे गुणों की बात करें तो अगर आपने इसी गुण को डेवलप कर लिया है तो आप बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं। हर लक्ष्य को पाया जा सकता है, पर आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आप, ऐसा नहीं है कि बिना कीमत चुकाए आप सब कुछ पा सकते हैं। तो काम और कड़ी मेहनत करने के अनुशासन से ही आप महान सफलता पा सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कोट दिया है किताब के शुरू में ही, कि कॉपेन मेयर एक बहुत ही बड़े महान लेखक थे जिन्होंने 1000 कारण गिनाए थे अपनी किताबों के अंदर कि सक्सेस के 1000 कारण कौन से होते हैं। तो एक बार किसी रेस्टोरेंट में, किसी कॉन्फ्रेंस में वो मिल जाते हैं, और जब ब्रायन ट्रेसी बहुत स्ट्रेस देते हैं तब वो उनको एक गुण बताते हैं कि उन 1000 में से कौन सा एक ऐसा गुण है कि जिसके बाद बाकी किसी और गुण की ज़रूरत पड़े ही ना। तो उन्होंने वो ढूंढ के बताया कि वो अकेला गुण जो सारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। तो उन्होंने बोला कि सेल्फ डिसिप्लिन नंबर 1 गुण है, इससे आप अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते हो, भले ही वो काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आप काम करते रहते हो, भले ही वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि इसके बिना आपके सारे के सारे और गुण बेकार हैं। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। अब उसमें बहुत सारी किताबें इसी बात पे लिखी गई हैं कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो इमेजिनेशन करें, एफर्मेशन करें। यहाँ इस किताब के अंदर यही बात बोली गई है। अगर आप आत्म अनुशासन सीखना चाहते हैं और सारी की सारी सफलता पाना चाहते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, तो शर्त सिर्फ यही है कि आपके को पता है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका मन करे ना करे, आपको वो काम करना है। इसको उस किताब के अंदर, पूरी किताब के अंदर मैजिकल गुण कहा गया है। और इसी के साथ, इस सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ही आप साधारण से असाधारण बन जाते हो। और इंटेलिजेंट जो होते हैं, इसके बिना कोई भी आदमी जो है इंटेलिजेंट नहीं कहलाया जाएगा। इस अनुशासन के 2 शत्रु होते हैं। पहला शत्रु होता है मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी कि आसान काम करने का जो आपका प्रलोभन होता है कि जो सबसे आसान काम आप चुनते हो, तो उसकी वजह से आप मुश्किल काम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में नहीं सोचते हो। दूसरा इसका जो दुश्मन होता है, शत्रु होता है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करना, कि आप ऐसे काम को चुनते हो जो कि वर्तमान में आपको सुख दे और बाद में लॉन्ग टर्म में आपको दुख दे। जबकि होना चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि उस काम को करने पे आज आपको भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, पर बाद में आपको बहुत सुख मिलने वाला हो। तो इस राह पे चलने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को जीतना, सेल्फ विन। तो यहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस वाले कामों पे प्रलोभन में नहीं पड़ना है, आसान काम के, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं देखना है। डिसिप्लिन से यही खास बात है कि जो देर से मिलने वाले प्राइज़ होते हैं, जो संतोष होता है, जो एबिलिटी होती है, उसको अगर आप पाना चाहते हो तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ना पड़ता है। ये 50 साल की एक स्टडी की गई थी जिसको ट्रेसी बताते हैं, अमेरिकन स्टडी थी टॉप अचीवर्स की। तो वहाँ ये इम्पॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट था कि क्लियर कट डिस्टेंट गोल जिनके पास था, जिन लोगों को उन स्टडी में पता था कि उनका डिस्टेंट गोल क्या है, किसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस गोल को पा लिया। दूसरी बात है, इन सारे लोगों ने अपने तात्कालिक सुख का त्याग किया और जो दूरगामी जो आपकी सोच थी, उसको, उसकी तरफ उन्होंने आगे चलने का निर्णय लिया। सेल्फ डिसिप्लिन ना होने पर हम 2 तरीके के नियमों के शिकार हो जाते हैं। पहला नियम है
अनसोचे परिणामों का नियम। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन पे चलेंगे नहीं तो आपको वो परिणाम मिलेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। और या विपरीत परिणामों का नियम, यानी कि आप चाहते कुछ हैं और आपको मिलेगा कुछ अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जो प्राइज़ मिलना था वो तो आपने तुरंत ले लिया है, तो आपको जो भी मिलेगा फिर वो अनसोचे परिणाम या विपरीत परिणाम ही मिलेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। सफल लोग उन कामों को डिसिप्लिन को करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता है। पसंद वो काम सफल लोगों को भी नहीं होते हैं, पर उन्हें पता होता है कि इस कीमत को चुकाने पर उन्हें भविष्य में बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेंगे। सफल लोग हमेशा सुखद परिणामों पर फोकस करते हैं, जबकि असफल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुरंत सुख मिलने पर फोकस करते हैं। सफल लोग शानदार गोल तक पहुंचने वाले कार्यों पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग बिना टेंशन वाले कामों पर ध्यान देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले काम डिनर से पहले जैसे मिठाई खाने जैसा है कि आपने वो मिठाई पहले ही खा ली जो आपको डिनर के बाद मिलनी चाहिए। तो इस आदत से पर्सनल वीकनेस आती है, आपके को कम अचीवमेंट मिलते हैं लाइफ में और असफलता ही हाथ लगती है। बुरी आदतें डालना बहुत आसान है, पर उनके साथ जीना मुश्किल होता है। इसको समझना चाहिए कि बुरी आदतें तो आसानी से पड़ जाती हैं क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तुरंत सुख मिलता है, पर जब बाद में उनके साथ जिएंगे तो बाद की जीवन आपका मुश्किल हो जाता है। वहीं अच्छी आदतें डालना मुश्किल तो होता है, शुरुआत में टाइम लगता है, पर उनके साथ जीना आसान हो जाता है। आत्मानुशासन की आदत बनाकर इसे स्वभाव बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, अगर लगातार आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ते हैं तो आप आत्मानुशासन को आदत बना सकते हैं। आत्मानुशासन हर चीज़ में आपको उत्कृष्ट बनाता है। आदत बनने पर बिना डिसिप्लिन के रहना मुश्किल बन जाता है, अगर एक बार आदत बन गई तो। इसको कई नाम बोल सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बोल सकते हैं, खुद पर विजय यानी सेल्फ विन बोल सकते हैं, खुद पर कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हैं, खुद के ऊपर प्राइड होना सेल्फ प्राइड बोल सकते हैं, और या सेल्फ इमेज। अलग अलग किताबों में इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। सब एक जैसे ही होते हैं। आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली बन जाते हैं अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन पर हमेशा काम करना पड़ता है क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लालच हमेशा रहेगा। तो अगर आप अपने आप को बाकी दुनिया से 99% लोगों से अलग करना चाहेंगे तो आपका सिर्फ एक ही तराजू हो सकता है कि आप देखें कि इस काम से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है या भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। तो वो रेजिस्टेंस आपको झेलना पड़ेगा। और डिसिप्लिन जो होता है उसके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर महानता आने लगती है और धीरे धीरे आप लाइफ के सारे एम और सारी अच्छी चीज़ें पाने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कुछ महीने और सालों में आपको इतना कुछ दे देगा जितना आपको कई सालों में नहीं मिला है। ये आपकी लाइफ के अंदर एक मैजिकल चेंज ले आता है। चाहे वो एक्सीलेंट हेल्थ हो, हेल्थ के लिए अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन किया है, पैसा कमाने के लिए अगर सेल्फ डिसिप्लिन किया है, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन किया है, तो सबके लिए अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिकल रिजल्ट चाहते हैं, पर्सनल ग्रेटनेस चाहते हैं, महानता चाहते हैं, व्यक्तिगत महानता चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। अपने आदर्श जीवन का एक बार वर्णन करके देखिए, कैसी हेल्थ होगी आपके पास, कैसा पैसा होगा, कैसे रिलेशन होंगे, और ऐसा समझें कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाओ और वो सारी चीज़ें आपको मिल गई। फिर देखें कि ये जो जादू की छड़ी घुमाई आपने, तो ऐसा क्या क्या आपने किया होगा कि आपको करने से मिला, और क्या क्या नहीं करना है जिससे इस चीज़ से आप बच सको। तो आपको हमेशा पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होता, आप कन्फ्यूज़न में होते हो कि आपको करना क्या है, पर आप डिसिप्लिन से डरते हो। आप दूसरों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से डरते हो, पर सेल्फ डिसिप्लिन से सब कुछ संभव है। कड़ी मेहनत भी तभी होगी जब सेल्फ डिसिप्लिन होगी, तो वो उसके लिए मस्ट है। अगर आप शॉर्टकट और आसान रास्तों से ऊपर उठना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। इसमें लंबे समय तक कड़ी मेहनत के लिए आपको खुद को अनुशासित करना पड़ता है। यूनिवर्स का एक आयरन रूल है, ये कई किताबों में आपको मिलेगा, जिसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट का नियम बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बोलें तो बोने या काटने का नियम। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये बात है कि आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट रूल को हमेशा लगा के देखना है कि आप जो कर रहे हो उससे इफ़ेक्ट क्या मिलेगा। पता लगाओ कि क्या करने पर सफलता मिलेगी और फिर वही करो। जब तक करो, रुको नहीं जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। हमारा एक स्वचालित प्रोग्राम होता है, जो आप देखेंगे कि दुनिया के 99% लोग उस स्वचालित प्रोग्राम पे चलते हैं, जो मिनिमम रेजिस्टेंस पे चलता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम करो जिससे तुरंत आपको सुख मिल जाए
और उसे कम करने में, काम को करने में आपको सबसे कम मेहनत लगनी चाहिए। तो आपका विज़न कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा। जब आप इस इंस्टेंट प्रोग्राम पे चलते हो जहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो आपको हमेशा काम करने के बाद कुंठा मिलेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके साथ रहेंगी, सफलता आपसे दूर रहेगी। तो 3 सीक्रेट होते हैं सक्सेस के। पहला है कि व्हाट यू वांट, ये आपको पता है या नहीं है। दूसरा, व्हाट विल यू पे टू गेट इट, इस चीज़ को पाने के लिए आप क्या पे करेंगे। और तीसरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। तो पास्ट में जितनी भी आपने कीमत चुकाई है, आप आज वैसा ही जीवन जी रहे हैं। आप देखो कि आज आपके पास जो भी है और जितना भी है, उसकी कीमत आप पास्ट में चुका चुके हो, और जो आपने पास्ट में किया है उसी कॉज का इफ़ेक्ट आप आज जी रहे हो। कीमत पहले चुकानी पड़ती है, फल बाद में मिलता है। तो पहले आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑर्डर मिलता है। तो ये जो चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि लाइफ लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उस टाइम को वेस्ट ना करो। आप अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप स्पेशलिस्ट से सीखो, उनकी किताबों से सीखो, उनके प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, उनके सेमिनार को ज्वाइन करो। उसके बारे में भी ट्रेसी एक एग्जांपल देते हैं कि एक डेंटिस्ट थे जो कि किसी कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ जाके उन्होंने एक नई टेक्निक सीखी। उसको सीखने के बाद वो अपने देश में वापस पहुँचे और उस टेक्निक को करना शुरू किया गया। बाद में वो अपने देश में इतने फेमस हो गए कि उनको डेंटिस्ट ऑफ डेंटिस्ट कहने लगे, क्योंकि उन्होंने वो टाइम सही जगह इन्वेस्ट किया, सही टेक्निक सीख के आए, उनके देश में कोई नहीं जानता था और वो एकदम से महान सफलता पाने लगे। उसके लिए उन्होंने पे किया था, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, वहाँ जाके सीखा। तो अपने आप को आपको अपग्रेड करते रहना है, लगातार आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन से ही चेंजेस आते हैं, उसी से आपकी इमेज जो होती है, सेल्फ इमेज, वो पॉजिटिव बनती है। आपका खुद का एक कैरेक्टर बिल्ड होता है और हर बार इसको लगातार करने पे आपके बिलीव चेंज होने लगते हैं। जो आप पहले कभी नहीं थे, अगर आप वैसा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी ना किया हो। ऐसे काम करने होंगे जो आम लोगों को पसंद ना हो अगर आप खास बनना चाहते हैं। ऐसे गुण डेवलप करने होंगे जो पहले आपके अंदर नहीं थे। अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति दयालु रहें, यही अनुशासन का नियम है। आपका काम बोलेगा। चरित्रवान तभी होंगे जब आपके अंदर साहस या करेज होगा, आपके अंदर करुणा होगी कि दूसरे इंसान पे आप एम्पैथी यानी करुणा कर सकते हैं। ऐसे लोग उदार होते हैं और संयम के साथ साथ काम करते हैं। पेशेंस इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सफलता देर से मिलती है और परसिस्टेंस से वो काम करते रहते हैं। और ये बड़े फ्रेंडली होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेचैन हो उठते हैं कि भाई अभी तक मैं काम कर रहा हूँ क्यों नहीं मिल रहा। उन्हें पता होता है, क्योंकि वो ख़ास है। उन्हें पता है कि सारे के सारे आम लोग जो 99% लोग हैं, वो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे। मैं ख़ास हूँ, मुझे आराम से ही सब कुछ मिलेगा। सत्यनिष्ठ होते हैं ये लोग, खुद से ईमानदार होते हैं और जब खुद से ईमानदार होंगे तभी वो दूसरों के लिए ईमानदार होंगे। इन्होंने एक बार अपना कमिटमेंट कर दिया, फिर ये खुद की भी नहीं सुनते। सही काम करने के लिए अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसी से पता लगता है कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। और जब आप दबाव में या प्रेशर में काम करते हैं, तभी आपकी पर्सनैलिटी का सही इम्तिहान होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका चयन करें और बाकी सारे कामों को छोड़ दें, यानी कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें। तो इसमें प्रलोभन भी आएंगे, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग भी आएंगे कि जहां आपको लगेगा कि ये तो आसानी से काम हो रहा है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लालच आपके पास हमेशा रहेगा। इन सब से बचाने का सिर्फ एक ही आपकी ढाल है, वो है आपका चरित्र। अब आप सोचें कि आपके पास ऑप्शन है जंक फूड खाने का या रफ़ कुछ खाने का, या दूसरा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल अच्छा हेल्दी फूड खाएं, हाई प्रोटीन रिच फूड खाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमेशा पड़े रहें आराम से डल, वर्सेस आप अपना एक्सरसाइज करें और अपने जिम जाएं और उस रूटीन को फॉलो करें। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है टीवी मोबाइल में घुसे रहने का, या किसी कोर्स को करने का, किसी सेमिनार को अटेंड करने का। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप किसी टू डू लिस्ट के बिना दिन भर ऐसे ही गुजार दें, या अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को टू डू लिस्ट बना के करें। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप मोबाइल फ़ोन में रैंडम एंडलेस कुछ ना कुछ ब्राउजिंग करते रहें, या आप किसी फोकस काम को करें। तो आसान के बजाय मुश्किल, यानी कि गोल के अनुकूल, जो आपके गोल के अनुकूल मुश्किल काम है, उस काम को करने पर आपकी खुद की नज़र में ही इज्जत बढ़ जाती है। आसपास के लोग भी आपकी इज्जत करने लगते हैं, वो आपका अनुसरण करने लगेंगे। सारे के सारे रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे, अवसर आपके सामने आने लगेंगे, और आपके सामने साथ साथ रहने वाले लोगों का चरित्र भी आपके सामने आने लगेगा। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर आप अपने बच्चों को देखेंगे
तो बच्चे पेरेंट्स से ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। एकाग्रता का नियम कहता है कि हम जिस चीज़ पर विचार करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ जाती है। तो आपको फोकस अच्छी किताबों पर, अच्छी जीवनी को पढ़ने पर, अच्छे व्यवहार को करने पे, अपनी प्रोग्रामिंग करने पे, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग करती हैं। तो जहाँ भी आप फोकस करोगे वो हिस्सा ज़ूम्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ें आपको रोज़ पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। मॉडलिंग का उपयोग करना है, उन लोगों का अनुकरण करना है जैसा आप बनने चाहते हैं। उनके गुणों की सूची बनानी है, उन गुणों का खुद ही रोज़ अभ्यास करना है, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बार बार एक ही चीज़ को दोहराने पर जीवन मूल्य हमारे दृढ़ हो जाते हैं। 3 चीज़ें आदमी का चरित्र बनाती हैं। पहले कि उसके आदर्श कैसे हैं, वो किसकी छवि यानी किसकी मॉडलिंग करना चाहता है, और अपनी नज़र में उसका खुद का सम्मान है या नहीं है। आदर्श की बात करें तो जिन गुणों की आप सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं वो अगर आपके अंदर आ जाए तो आप एक आत्म आदर्श बना लेते हैं। और ये बात आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी में पावर होती है। अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी इजी काम को चुनते हो। आत्म छवि हमारा आंतरिक दर्पण, यानी कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं। अनुशासन वाला व्यक्ति जो कि लॉन्ग टर्म गोल पर काम करता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें तो आप खुद को कितना पसंद करते हो। जब आप खुद को महत्वपूर्ण और योग्य मानते हो, और तभी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, और आप एक बेहतर सेल्फ इमेज से और सेल्फ आइडियल से एक बेहतर इंसान बन जाते हो। रोल मॉडलिंग करना और मॉडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपकी आंखों के सामने है, जिसने तरक्की की है, जिसे आप आदर्श मानते हो, उसकी इमेज को अपनी नज़रों में बना लेते हो। आप उसकी जैसे बनने का चेतन और अवचेतन रूप से कोशिश करते हो। तो जब जब रोल मॉडल के हिसाब से आप काम करोगे आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको लो फील होगा। रोल मॉडल एक गोल की तरह होते हैं। जब आप अनुशासन और इच्छा शक्ति के साथ साथ एक दीर्घकालीन गोल पर काम करते हैं तो आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें एक जिक्र है कि एक कहानी है जिसमें एक बच्चा पूछता है अपने दादा से, तो वो उसको बताते हैं कि हम सब के कंधों पर 2 भेड़िए होते हैं, एक सफ़ेद भेड़िया और एक काला भेड़िया। सफ़ेद प्रतीक होता है अच्छे का और काला प्रतीक होता है बुरे का। तो बच्चा पूछता है कि इनमें से कौन सा जीतेगा लड़ाई। अगर वो लड़ते हैं दोनों, तो वो लड़ाई वो जीतेगा जिसको आप ज़्यादा खिलाओगे। यानी कि अगर आप अच्छे वाले को ज़्यादा अच्छी चीज़ों का पोषण दोगे, ज़्यादा अच्छी बातें करोगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो आपका वाइट वाला जो भेड़िया होगा वो बड़ा होगा। अगर आप बुराइयाँ बढ़ाओगे तो बुरा वाला भेड़िया आपका बड़ा हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो आपका फोकस जहाँ होगा आप उसी चीज़ को पा पाओगे। अच्छी आदतें आपको शिखर पर पहुँचाती हैं। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य, सफलता, खुशी और खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट की सारी कमियों को भी आपको जिम्मेदारियाँ लेनी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मैं आज अच्छा बुरा, सफल असफल जैसा भी हूँ, वो मैं अपनी वजह से हूँ। उसकी ज़िम्मेदारी मुझे लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो जीवन में बदलाव नहीं हो पाएगा। जीवन का बदलाव मुझसे ही शुरू होता है, कोई और आकर नहीं करता है। ज़िम्मेदारी लेकर, अनुशासन से काम करके जीवन में बदलाव आता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं है तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव होता है वही खुशी रह सकता है। नेगेटिव इमोशंस के साथ आप कभी खुश नहीं रह पाते हो। अगर नेगेटिव इमोशन है, आपके अंदर अपराध भावना है, आपके अंदर लालच है, आपके अंदर क्रोध है, फियर है, डर है, आप लोगों में दुश्मनी ढूंढते हो, आप में गुस्सा है, तो आप कभी भी एक सफल और खुश इंसान नहीं बन सकते हो। अगर ये सारे गुण हैं यानी कि अवगुण हैं, तो ये आपको एक साइकोसोमेटिक बीमारी कर देंगे। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती है। तो मैं ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, सारे नेगेटिव इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी ही पड़ेगी। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर एक्सेस होगी पॉजिटिव इमोशन की तो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर रह ही नहीं सकते। तो दिन भर आपको ये देखना है कि आप दिन भर में कितने पॉजिटिव इमोशंस रखते हो। दोनों चीज़ें आती रहेंगी दिन भर में, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। अब आपकी चॉइस है, आप किस इमोशन पर फोकस करते हैं, वही आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपको अपने पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाने पड़ेंगे, वो अपने आप ही नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस कर देगा। मनी इज़ रिलेटेड विद मैनी इमोशंस। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपनी मनी की कंडीशंस को इम्प्रूव कर लेते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाएं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से या लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको
कंट्रोल आता है लाइफ में। आपको पता होता है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ, अच्छा हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ। किसी और को कारण या दोष नहीं देना है। अपने असीमित भविष्य के बारे में सोचकर आप तुरंत पॉजिटिव हो सकते हो। अपने राइट ब्रेन से, अपनी क्रिएशन करके, अपनी कल्पनाओं से आप तुरंत पॉजिटिव हो सकते हो। संकल्प लें कि आप अपने थॉट्स, इमोशन और एक्शन पर पूरा कंट्रोल रखेंगे और द वन थिंग यानी कि टॉप 20% काम पर करने में जुट जाएंगे, जो कि हमने अपनी द बुक वन थिंग के अंदर भी डिटेल में समझाया है। डिसिप्लिन से ही गोल और अचीवमेंट आते हैं और गोल और अचीवमेंट से ही सब चीज़ें बदलती है। जिम रोन ने यही अपनी किताब के अंदर कहा है कि जब आप डिसिप्लिन रखते हैं तभी आप गोल अचीवमेंट कर सकते हैं, तभी आपकी लाइफ चेंज होती है। क्लियर कट गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर रोज़ आपके क्लियर कट गोल पर आप डिसिप्लिन से एक्शन करें। तो डिसिप्लिन जो होता है हमेशा आपको आउटकम देगा अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं। अगर आपके रिटन गोल और प्लान्स हैं तो आपको उन पे काम करना ही चाहिए। और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप बाधाओं और प्रलोभनों में फंसते नहीं हैं अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको पहुंचना कहाँ है। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यही होती है कि उनके पास आशाएं और इच्छाएं तो होती हैं पर उनके पास लक्ष्य नहीं होते हैं। आशा और इच्छा होने से काम नहीं चलता है, लक्ष्य होने से चलता है। गोल हो और वो भी क्लियर कट गोल हो और वो लिखा हुआ गोल हो। जो लोग रोज़ अपने गोल लिखते हैं और उन पर रोज़ काम करते हैं वो 1000% ज़्यादा तेज़ी से अपने गोल को पा लेते हैं, बजाय उनके कि जो अपने गोल्स को नहीं लिखते हैं। लिखना एक साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी होती है। जब आप लिखते हैं तो आपका ध्यान अपने आप पर फोकस हो जाता है और इसकी छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। असफलता का प्रोग्राम तब होता है आपका जब आपके दिमाग में कोई गोल ही नहीं होता है, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई गोल नहीं है कि आपको पाना क्या है, तब आप न्यूनतम प्रतिरोध के अनुशासन रहित काम करने लगते हो। यानी कि जिनसे ज़रा सा भी आपको खुशी मिलने लगेगी आप उन कामों को करेंगे। जब गोल होता है तो आपको पता होता है कि मुझे गोल पे काम करना है, तब आप इन कामों को नहीं करते हैं। परंतु इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जब आप काम करने लगते हैं और ये मुश्किल और इम्पोर्टेंट कार्य के बजाय आनंददायक और आसान कार्य करने के लिए आपको लगातार प्रेरित करते रहते हैं। यही असफलता का प्रोग्राम है जो जीवन भर अपने आप ही चलता रहता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग फेल होते हैं लाइफ के अंदर। तो असफलता का प्रोग्राम ऑटोमेटिक है आपकी लाइफ में, सफलता का प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है। गोल सेट करते ही आपने ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग अपने लिए बना ली है। अब आपका रडार चालू हो गया है, बस आपको एक्शन लेना है, डिसिप्लिन के साथ हर दिन काम करना है स्पष्ट मंजिल की तरफ। स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम दिन रात उस पर काम करते हैं, हम खुश रहते हैं और जीवन में नियंत्रण महसूस करते हैं। पर काम तो आपको करना पड़ेगा और ख़ास बात है चाहे आपका मन हो या ना हो। क्लियर गोल बनाने के बाद आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होगा ये छोड़ दो, ये कभी नहीं सोचना है, नहीं तो आपके दिमाग में डाउट यानी कि शंका घर कर लेगी। कैसे होगा को छोड़ दो, बस जो आपने गोल बनाया उस पर लगातार काम करते रहो। गोल अचीवमेंट के साथ साथ जो है इसके 7 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है कि आपका क्लियर कट गोल हो, जहाँ एक स्पष्ट धनराशि हो, अगर ये फाइनेंशियल गोल है। दूसरा स्टेप है उसे लिख लें, रिटन गोल हो तो वो क्लैरिटी दिमाग में रहेगी तो बात नहीं बनेगी, उसको आपको लिखना है। तीसरा है डेडलाइन बनाना। अब डेडलाइन आप कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल डेडलाइन बनाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा गोल है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल स्मॉल गोल्स के अंदर और स्मॉल डेडलाइन बनानी पड़ेगी। तो जब भी अगर कोई पूछे आपसे कि आपने एक डेडलाइन मिस कर दी तो क्या करना है, सिंपल है, सेकंड डेडलाइन बना लो, थर्ड बना लो, बट अपने गोल की तरफ लगातार चलते रहो। चौथा स्टेप है कि जब आपको गोल अचीव करना है तो आपको देखना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या आपको क्या क्या और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा क्या क्या और कौन कौन सी बाधाएं आपके सामने आ रही हैं या आएंगी, या क्या एक्स्ट्रा नॉलेज और स्किल की आपको उस गोल को पाने में ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप 4 के अंदर ही है कि किन लोगों का सहयोग और समर्थन होगा, उनका भी लिस्ट में नाम लिखो और गोल अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको भी आप लिस्ट बना लो। नए काम और जिम्मेदारियों को ऐड करते जाना है। इसी में एक हेनरी फोर्ड की बहुत महान बात है कि अगर आप बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाते हैं उसको भी आप पा सकते हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं बशर्ते कि आप उसे पर्याप्त छोटे कदमों में बांट लें। कोई बहुत बड़ा गोल आपने सोचा है तो उसको इतने छोटे स्टेप्स में कर लो कि आप उसके छोटे स्टेप्स पे आज से ही काम करना शुरू कर दें। स्टेप 5 होता है सिक्वेंसिंग और प्रायोरिटी। इन दोनों के आधार पर आप लिस्ट बना लें और ये डिसाइड कर लें कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद में कौन सा काम करना है। स्टेप 5 के बाद यही है कि जब आपने लिस्ट बना ली है तो
अब आपको स्टेप 6 पे जाना है कि अपनी योजना पर तत्काल काम करना शुरू करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी स्टेप्स हैं, गोल हैं, उन पे बस काम करते चले जाओ। स्पीडी काम करना है, लगातार रोज़ जुट जाना है, एक के बाद एक गोल पर काम करते चले जाना है। स्टेप 7 है कि हर दिन कोई एक ऐसा कार्य करो कि जिसको करने के बाद आपको लगे कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य की तरफ जा रहे हो। 365 दिन को 7 दिन में और 12 महीने में रोज़ एक ऐसा काम आपको करना है जिससे आप अपने काम को, अपने गोल को पाने की लय में आ जाओ। आपको इस डिसिप्लिन अपने आप ही बन जाए उस काम को करते करते। तो 10 गोल राइटिंग के बारे में ट्रेसी और बहुत सारे महान लेखक यही कहते हैं कि रोज़ गोल लिखना, रोज़ अपने 10 गोलों को लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। उनको आप अलग अलग हेडिंग दे सकते हो, फाइनेंस के गोल, फैमिली लाइफ के गोल, हेल्थ के गोल, हाउस के गोल। ये नहीं सोचना कि वो कैसे मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप गोल लिखते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि वो कैसे मिलेंगे, बस विश्वास करना है कि ये मिल जाएंगे। रास्ता आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे ही देगा। फिर एक द वन थिंग ऐसा गोल चुन लो जिसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाए। मतलब कि एक ऐसा गोल आप बनाओ कि जिसको पाने के बाद आपके बाकी, चाहे वो फैमिली गोल हो, हेल्थ गोल हो और बाकी फाइनेंशियल गोल हो, सारे मिल जाएं। ऐसा कोई गोल है जो 24 घंटे में आपको मिल जाए? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऐसा गोल है कि जिसे आप 24 घंटे में पा सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि अपने गोल्स को क्लियर कट भाषा में लिखो। डेडलाइन देने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हो, जो कि डेडलाइन की तरफ उसे पाने के आपके उपाय सोचता रहेगा, कैसे उस डेडलाइन के अंदर पाएँ। और अपने स्केल को बढ़ाओ, प्रोग्रेस देखने के लिए देखते रहो कि कैसे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। कोई ना कोई स्केलिंग होनी ज़रूरी है ताकि आपको पता लगते रहे कि आप स्टेप 1 से 100 पे जाना है तो आप 10 पे पहुँचे हो या 15 स्टेप पे पहुँचे हो। प्रायोरिटी बेस्ड सीक्वेंसिंग होनी चाहिए आपके एम की, कि उन सारे एम्स में से कौन सी एम की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल स्टेप्स हों उसको पाने के लिए उस पर आपको काम करना है। डेली उस पर काम करना है, जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। कीप एक्टिंग हार्ड जब तक कि आप उस गोल को पाना लो, और उसके मिनी गोल या इंटरमीडिएटरी गोल आपको बना के रखने हैं। और वन थिंग जो किताब में हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल में बोला है, उस हिसाब से आप अपना रोज़ फोकस बना के रखो। मन करे या ना करे, आपको करते रहना है। जो भी सबसे मुश्किल से मुश्किल काम है उसको छोटे से छोटे गोलों में बांट लो। फिर एक बात आती है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको कई बार माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, जिसे हम क्रिएटिव थिंकिंग भी बोलते हैं। कि आपको वो ढूंढना है कि आपका वन थिंग गोल कौन सा है कि जिसको करने के बाद आपके लिए बाकी सारे गोल्स आसान हो जाए। 10 तरीके आप लिखें कि किस तरीके से आप अपने गोल को पा सकते हैं। गोल आपके पास है, अब अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके 10 तरीके सोचो उसी गोल को पाने के, अलग अलग तरीके। एक फ़िक्स डेट और फिक्स अमाउंट सोचो, कितना पैसा पाना है या कितनी डेट में पाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। शुरुआत में जो आंसर्स होंगे वो आसान होंगे। पहले 5 कारण ढूंढना, फिर नेक्स्ट 5 कारण या 5 तरीके जिनसे आप उस गोल को पा सकते हैं, उन्हें सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और नेक्स्ट 5 में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बाद में इन 15 में से एक कारण आपको चुनना है। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कशन किया था इस समरी के अंदर, कि कॉज एंड इफ़ेक्ट लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स का लॉ है। कॉज वो थॉट है और आउटकम वो इफ़ेक्ट है जो उस थॉट के बाद आता है। तो आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। तो फोकस की बात हम करें तो फोकस, थॉट एंड एक्शन जो होते हैं, उन्हीं से ही मैनिफेस्टेशन होता है। आपकी सफलताएं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। डेली गोल राइटिंग एक डिसिप्लिन है जो कि आपको रोज़ करना है, और ये फास्टेस्ट वे होता है अपने गोल को अचीव करने का। यानी कि अगर रोज़ आप अपने गोल को लिख रहे हैं तो आप अपने डिसिप्लिन से उस गोल को पा सकते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। यानी उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। हम सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ही जीवन हमें मिला है जो कि बहुत मूल्यवान है, जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते कितना ही पैसा दे दें। हमारा जीवन तब सही होगा जब हम अपनी संपूर्ण संभावनाओं को साकार कर लेते हैं, जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। अगर पैसे कमाने की योग्यता है तो जीवन की कई सारी मैक्सिमम चीज़ों को दोबारा हासिल किया जा सकता है। हुनर योग्यता से पैसा कमाने में कड़ी मेहनत लगती है। पैसे कमाने की योग्यता मांसपेशियाँ डेवलप करने जैसी होती है, प्रैक्टिस से वो और ज़्यादा आ जाती है। कल्पना करें कि अगर आप एक शेयर मार्केट का आईपीओ हो, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आप क्या एक अच्छा शेयर हो जिस पे लोग पैसा लगाना चाहेंगे, या आप एक डूबते हुए शेयर हो जिस पे कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा। अपने आप को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाकर आप अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ा सकते हो।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अगर सफल होना चाहते हो तो जो आपकी फील्ड के टॉप 20% लोग हैं उनमें आप शामिल हो जाओ। उन टॉप 20% लोगों में शामिल होने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अपने पास्ट में नहीं किया। आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का लॉ है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि आपको वो काम करोगे तभी ऐसा इफ़ेक्ट आएगा। आप टॉप 20% जैसे काम करोगे तभी आप टॉप 20% जैसे बनोगे। तो आपको वही फॉलो करना है जो दूसरे सक्सेसफुल लोग करते हैं। आप अभी नहीं करते तो आपको करना पड़ेगा। तो एक्सीलेंस के लिए, उस महानता के लिए आपको वैसे डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि नॉलेज ज़रूरी होती है, स्किल ज़रूरी होती है, पर नॉलेज और स्किल दोनों डिसिप्लिन से आती हैं। और ये एक लाइफ लॉन्ग एफर्ट है कि आप लगातार नॉलेज और स्किल के लिए मेहनत करें। आप लगातार सीखते रहें, आप ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएं, जैसे कि आप आज हैं उससे ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएं। दूसरे लोगों ने क्या किया था सक्सेस के लिए ये आपको पता होना चाहिए। जैसा उन्होंने किया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वो सारी स्किल्स जो उन महान लोगों ने अपने अंदर डेवलप की हैं आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। वो डिसीज़न, जिन डिसीज़न को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके उन्होंने वो सफलता पाई है, उस डिसीज़न को, उस सफलता को आपको वैसे ही डिसिप्लिन के साथ पाना है। सब चाहते हैं, डिज़ायर सबकी यही होती है कि उनको नाम हो, उनको फेम हो, हेल्थ आए, पर जब तक डिसिप्लिन नहीं है ये कुछ नहीं हो पाएगा। मेन चेंज जो होता है लाइफ में वो एक सोच से आता है, उस एक्सीलेंस या मास्टरी की सोच से आता है। जब आप डिसिप्लिन वर्क करते हैं तभी आप कुछ सिग्निफिकेंट कर पाते हैं लाइफ में। तो जो भी आप चाहते हैं बनना, आपको टॉप बनना है अपने काम के अंदर, जो आपकी स्ट्रीम है, तो आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना ही पड़ेगा। आप किसी भी गोल को ऐसे ही नहीं पा सकते जब तक कि आप उस गोल को देख ना पाएँ। तो यहाँ बात आती है मॉडलिंग की, यानी कि रोल मॉडल की, कि जैसे आप बनना चाहते हो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी वो है जैसा आप बनना चाहते हो। तो हमेशा उस रोल मॉडल को अपनी आंखों के सामने रखें, उसकी पिक्चर को रखें, कैसे वो काम करता है उसी को आपको नकल करनी है, उसके जैसे ही बनना है। कहावत है ना कि अगर आप बाजों के साथ उड़ोगे, ईगल्स के साथ उड़ोगे तो आप भी ईगल बन जाओगे। तो आपको उनसे सजेशंस लेनी है, उनसे पूछना है कि उन्होंने कैसे किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको उनसे सजेशंस लेनी है, जो वो कह रहे हैं उसको बिल्कुल नियम मान के उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। सारी की सारी जो सक्सेस की जर्नी होती है, रास्ते होते हैं, ट्रिक्स या प्रिंसिपल है, सब पता है। लोग उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, महान लोगों की बातें आपके सामने हैं, ढेरों किताबें हैं, पर एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो उनकी बुक्स पढ़ो, उनके ऑडियो प्रोग्राम्स को फॉलो करो। और ये भी ध्यान रखना है कि आजकल के सूचना के युग में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस व्यक्ति को फॉलो करना है एक समय में एक ही व्यक्ति को फॉलो करें और उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। आपके अंदर तो लगातार बदलाव होता ही रहेगा। फिर आप जब उसके गुणों को एम्बाइब कर लें, अपने अंदर सोख लें, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ सकते हैं और अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहें। 3 से 10% जो आपकी अर्निंग आती है उसको आप अपनी पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाएं, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं। 3 स्टेप होते हैं जो इससे करने के लिए होते हैं। पहला स्टेप है कि 1 घंटा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दें। उसमें अपनी टीवी देखने को रिप्लेस करें अपनी रीडिंग या लर्निंग हैबिट से। दूसरा स्टेप है कार यूनिवर्सिटी। अपनी कार को अपनी यूनिवर्सिटी बना लें। जब भी आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, सुनते जाएं, सीखते जाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या सेमिनार है उसे अटेंड करें। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि कंपाउंडिंग होती है। जब आप रोज़ सीखते जाएंगे तो उस हफ्ते में आपने कुछ बेहतर सीख लिया, उस महीने में कुछ बेहतर सीख लिया, उस साल में कुछ बेहतर, और आप एक बेहतर इंसान बन गए सीखते सीखते, कंपाउंडिंग की वजह से। जो मास्टरी होती है, यानी किसी फील्ड में आप मास्टर तब कहलाते हैं या तो उस फील्ड में लगातार आप 7 साल काम करें या उस फील्ड में आप 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस ले लें, तो आपके अंदर मास्टरी आई जाती है, आप मास्टर बन ही जाते हैं। हार्ड वर्क की ज़रूरत तो पड़ती है। आपको डिसीज़न तो लेना ही पड़ता है, और जब आप डिसीज़न लेते हैं तो उसके ऊपर डिसिप्लिन्ड एक्शन करना होता है। 1% बेटर होने का मतलब यही है कि रोज़ आप कुछ ना कुछ बेहतर अपने लिए करते रहें काम, तो आप बेहतर बन जाएंगे। और मास्टरी के लिए सबसे सिंपल फंडा है कि रोज़ के 2 घंटे अपने किसी एक खास स्किल और फील्ड के लिए निकाल लें, तो आप कुछ सालों में उस फील्ड के अंदर एक मास्टर बन जाएंगे, वर्ल्ड फेमस बन सकते हैं। टीवी जो होता है वो आपको गरीब भी बनाता है और अमीर भी बनाता है। कहते हैं कि टीवी एक अच्छा नौकर है अगर
आप उससे सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पर वो एक टफ ओनर भी बन सकता है, आपका मालिक भी बन सकता है अगर आप उसके जाल में फंस गए तो। डेली इम्प्रूवमेंट करने का और विन करने का यही थॉट है कि 1% कुछ ना कुछ नया आप रोज़ अपनी लाइफ में अच्छा ऐड करते जाओ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग से आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। 7 स्टेप होते हैं इसके अंदर। पहला स्टेप है कि 2 घंटे रोज़ मॉर्निंग में उठ के या तो किसी बुक को फॉलो करें, कोई एक्सरसाइज के प्लान को, या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपने सोचा हो उसको फॉलो करें 2 घंटे रोज़। दूसरा पॉइंट है डेली अपने गोल्स को प्रेजेंट टेंस में लिखें कि मैं ये कर रहा हूँ, जो भी आपके गोल हों। तीसरा पॉइंट है रोज़ के लिए आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए, जो कि इस बेस पे बने कि 80-20 के नियम पे, कि उन 20% कामों से जिनको आपको 80% रिजल्ट मिलने हैं, उन 20% कामों की आपको टू डू लिस्ट बनानी है। उसके अलावा चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन डेली एक्शन, जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। और आप सीखते रहें, कार में बैठ के कार यूनिवर्सिटी का उपयोग करें, सवाल पूछना, ये छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है कि रोज़ आप अपने आप से पूछें कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या डिफरेंट किया कि जिससे मैं 1% बेहतर बना। सातवां पॉइंट है अपने हर कस्टमर को $1 मिलियन कस्टमर मान के चलें, उसको इस भाव से सेवा दें, वैल्यू दें कि वो $1 मिलियन कस्टमर है। फिर बात आती है डेडिकेशन की। डिसिप्लिन में डेडिकेशन का क्या रोल है कि जब आप डेडिकेट होकर डिसिप्लिन से काम करते हो तो आप खुद का बेस्ट वर्जन बनाते हो, अपने का सबसे अच्छा वर्जन बना लेते हो। लगभग हर लोग, हर किसी के अंदर फियर और डाउट्स होते हैं। खुद से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कौन सी मैजिकल चीज़ मैं करूं जिसे करने से मैं सारी की सारी चीज़ों को बदल दूं। तो जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे, तो वो एक ख़ास चीज़ आपके सामने आ जाएगी कि जिसको करके आप बाकी सारी चीज़ों को बदल दें। जैसे मैं बोलूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ बिलीव है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव जो है आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट को चेंज कर सकता है। अगर आपको ये बिलीव हो जाए कि आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, इस बिलीव को अगर आपने बैठा लिया तो आप सब कुछ पा सकते हो। उसके बाद आते हैं कि डर सबको लगता है, उस डर पे विजय पाना वही हमारा करेज है। साहसी व्यक्ति डरता है, वो भी डरता है, पर वो डरने के बाद भी अनुशासन नहीं छोड़ता है और अपने डिसिप्लिन से काम करता है। जबकि कायर व्यक्ति जो होता है वो डर के बाद अपने ऊपर उसको डर को हावी होने देता है और वो काम नहीं कर पाता है। क्योंकि जब आप बार बार अनुशासन के साथ काम करते हैं तो ये डर खत्म हो जाता है। 3 सबसे कॉमन जो फ़ियर होते हैं उनमें सबसे पहला होता है फ़ियर ऑफ फेलियर। डर लगता है कि कहीं हम फेल हो जाएं तो क्या होगा, फेल ना हो जाए उसका डर रहता है। दूसरा फ़ियर होता है फ़ियर ऑफ पुअरनेस, गरीबी का फ़ियर, पैसे ना होने का फ़ियर, ये भी एक डर है। और तीसरा है फ़ियर ऑफ आलोचना का, आप क्रिटिसिज्म से फ़ियर करते हैं, डरते हैं। तो डर लगने पर लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, वो संदेह बड़ा होते जाता है, वो डाउट अपने ऊपर बड़े होते जाते हैं। आप उससे अपोजिट करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो गुण आपके अंदर नहीं है उसे डेवलप करने के लिए आप ऐसे करो कि जैसे वो गुण आपके अंदर ऑलरेडी है। नाटक करो जब तक कि वो सच ना हो जाए। फेक इट टिल यू मेक इट। बार बार दोहराने पे, करने पे वो डर निकल जाता है। अपनी करेजियस कॉन्फिडेंट मेंटल पिक्चर बनाओ और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेजुअली इस पिक्चर को बिठा दो, बिकॉज यू आर गिविंग योर माइंड बेस्ट डोज ऑफ पिक्चर। वही कर सकते हो, जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पिक्चर दोगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप बन जाओगे। फिजियोलॉजी के बारे में कहते हैं कि जैसा आप करते हो, अगर आप करेजियस यानी कि साहसी व्यक्ति की तरह से एक्टिंग करोगे, कॉन्फिडेंट की तरह से करोगे, तो वैसे ही आप बन जाओगे। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को कस लेते हो, कॉन्फिडेंट और स्माइल ले आते हो, तो वो अपने आप ही आपके अंदर चेंज आने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अपोजिटनेस। अपोजिट कैसे होगा, जब आप हंसते हो तो आप खुश हो जाते हो, तो आप अगर स्माइल करोगे तो आपके अंदर खुशी आ जाएगी। क्योंकि हम खुशी जब होते हैं तो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, पहले खुश होते हैं फिर स्माइल आती है। उल्टा करो कि अपने पहले चेहरे पे पहले स्माइल ले आओ, तो अपने आप ही धीरे धीरे खुशी आपके अंदर आने लगेगी। जिस काम को आप बार बार करते हो अनुशासन से, तो आपका डर खत्म हो जाता है और मन में साहस आ जाता है। जो सेल्स वाले लोग हैं, जो सेल्स कॉल करते हैं, आप सोचो दिन भर में इतनी सेल्स कॉल आती हैं, उन लोगों को बड़ा डर लगता है कि आप उन्हें ना कर दें। वो आपसे किसी प्रोडक्ट के लिए गुजारिश करेंगे और आप उन्हें मना कर देंगे,
तो ऐसे सेल्समैन के अंदर जब तक वो डर भरा हुआ होता है कि उन्हें ना मिलेगी, तब तक उनके साथ बड़ा बुरा होता है। एक बार वो सोच ले कि मैं पहली 100 कॉल के बाद तब सोचूंगा, कि पहली 100 कॉल तक तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि सफलता और असफलता क्या है, तो अपने आप ही उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो टोस्ट मास्टर ग्रुप होता है जहाँ पे लोग भाषण देने की कला सीखते हैं, वहाँ पे भी लोग डरते हैं स्टेज पे किस प्रकार से वो बोलेंगे, बात करेंगे। पर वहाँ ये नियम होता है कि जब वो स्टेज पे जाके बोलते हैं तो उनके बाकी साथी जो टोस्ट मास्टर बनने के लिए सीख रहे हैं, वो उनको एनकरेज करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और यही होता है, कर करके वो डर निकल ही जाता है और लाइफ जो है एकदम से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस काम से आप डरते हो उसे करने के बाद आपको एक जीतने का एहसास आता है, हैप्पीनेस की फीलिंग आते हैं। अपने डरों की आपको लिस्ट बनानी चाहिए और डर से बचने पर जितना आप उससे बचेंगे उतना ही वो डर बड़ा हो जाता है। अब बात करें लीडर्स के बारे में। लीडर्स और सेल्फ डिसिप्लिन की क्या बात है। तो जो लीडर होते हैं, एक तो उनके सामने अपना विज़न क्लियर होता है कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है, उनके अंदर करेज होता है। डर उनको भी लगता है पर करेज होता है। तो लीडर्स जब एक साफ विज़न देखते हैं और करेज करके उस विज़न को पा ही लेते हैं, तभी हम उन्हें अपना लीडर मानते हैं। किसी भी काम को शुरू करने में शुरुआत में आपको एक विश्वास की छलांग तो लगानी पड़ती है। आपके पास कोई गारंटी कार्ड नहीं होता है कि आप ये प्लान करेंगे और ये काम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें डर होता है, उनमें साहस नहीं होता है। एक और चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर साहस है, करेज है और उसके साथ साथ पेशेंस है, कि क्योंकि शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते हैं, तब भी अगर आप धैर्य के साथ डटे रहते हो तो धीरे धीरे आपको परिणाम दिखने लगते हैं। डर भगाने का एकमात्र तरीका है कि उस डर का मुकाबला करना। जब आपके अंदर चिंता आती है तो चिंता जो है वो डर की हमजोली है, दोनों साथ साथ चलते हैं। आपके अंदर चिंता आई तो आपको डर लगने लगता है और जब आप डरते हो तो आपको चिंता होने लगती है। तो ज़्यादातर चिंता कभी सच में असली में होती ही नहीं है। हम चिंता करते रहते हैं और बात निकल जाती है और असली में कुछ नहीं होता है। तो जो फ़ियर की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आप एक फ़ियर रिपोर्ट बनाओ। उसका पहला भाग होता है कि क्लियरली डिफ़ाइन करो कि आपको फ़ियर किस चीज़ का है। पूरी क्लैरिटी और डिटेल के साथ उस फ़ियर, अपने डर को लिखो। ऐसा करने पे आपको लिखते लिखते अपने आप ही सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। दूसरी बात, अगर मानो कि सब कुछ होने के लिखने के बाद भी वो बात जिससे आप डर रहे हो वो सच हो जाए, तो बुरे से बुरे क्या हो सकता है इसके बारे में सोचो और फिर उससे उबरने में आपको अपने आप ही मदद मिल जाएगी। जब आपने एक बार बुरे से बुरे की उम्मीद कर ली, सोच लिया तो अगर बुरे से बुरा कुछ हो भी जाएगा तो जान तो नहीं जाएगी। तो सबसे बुरे परिणामों को सुधारने में आप तुरंत लग जाओ, तुरंत एक्शन लो। तो रियल ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन की बात करें तो अपने लक्ष्यों की दिशा में अगर आप अनुशासित या डिसिप्लिन होकर, उद्देश्यपूर्ण होकर अगर एक्शन करते रहोगे तो कोई डर नहीं आएगा। ऐसा करने से आपका खुद के बारे में आत्मसम्मान और गौरव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और लगन की बात। लगन एक सक्रिय अनुशासन है, एक्टिव अनुशासन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है सफलता के लिए। इसकी कमी जो होती है, उसकी लगन की कमी से ही फेलियर होता है कि आपने शुरुआत तो की पर लगन नहीं था तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। हर बार जब हम लगन से काम करते हैं, यानी कि मन करे या ना करे, हम काम करते रहते हैं, तो इससे हमारा खुद के बारे में आत्मसम्मान और आत्मगौरव बढ़ता है और ऐसा करने पर हम कार्य को करने में हमारे अंदर लगन आती है। लगन से जब आप काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तो हम जीवन के बारे में बेहतर फील करते हैं, हम जीवन में ज़्यादा नियंत्रण फील करते हैं। तो आप खुद से बात करो लगन के लिए कि मुझे रोका नहीं जा सकता है। खुद से लगातार बोलो, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं करता रहूँगा। आप खुद से बोलते रहो, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, तो आप डरोगे नहीं उससे। आई नेवर फेल, आई नेवर फेल, आई नेवर फेल। तो ये जो सेल्फ टॉक होती है, ये आपके डर को हटाती है और आप लगन के साथ काम करते हो। विपरीत परिस्थितियों में ये पता चलता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं, हमारी पहचान होती है, हमारी ताकत का पता लगता है, हम अपने बारे में एक इमेज बनाते हैं। गिरकर कितना ऊपर आप लगन से उठते हो, वो सफलता आपकी हमेशा याद रहती है। मैं गिरूँगा और फिर भी उठूँगा, मैं गिरूँगा और फिर भी उठूँगा और आखिर तक लड़ूँगा। ये थॉट आपके दिमाग में भरी होनी चाहिए जब आप लगातार लगन के साथ काम कर रहे हैं। होप या आशावाद लगन पैदा करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपने आशा का दामन पकड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, आपके मन में एक तरफ डाउट आ रहा है पर दूसरी तरफ आपने होप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि नहीं, ये काम हो जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ उससे ये काम हो जाएगा, नहीं मैं ये कर रहा हूँ हो जाएगा, तो आप उस डर को और संदेह को हटा सकते हैं।
तो मुश्किल समय में आशावाद से लगन पैदा होती है। आप आशा करो कि सही होगा। परेशानियाँ ज़्यादा बड़े लक्ष्य या पुरस्कार तक पहुँचने का रास्ता होती हैं। आप परेशानियों को नेगेटिव सेंस में मत लें। अगर आपकी लाइफ में बाधाएँ या रुकावटें आ रही हैं, तो उसके पार ही आपको बड़े-बड़े पुरस्कार मिलेंगे। जितनी बड़ी बाधा उतना बड़ा पुरस्कार। दूसरों को दोष ना दें, खुद की ज़िम्मेदारी लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं अपनी लाइफ में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आज अपनी वजह से हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चीज़ों पे रिएक्शनरी ना बने, प्रोएक्टिव होके काम करें कि हाँ मुझे करना है। किसका दोष है, किसका नहीं है, उस पे ना जाएँ। आप देखें मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या गलत हुआ है, इस पे नहीं जाएँ, क्या मैं सही कर सकता हूँ, उस पे जाएँ। आशावाद का मतलब यही होता है कि आपको हर चीज़ में अच्छाई ढूँढनी है, कितनी भी नेगेटिविटी हो उसमें अच्छाई ढूँढनी है। ये एक गुण है। ऐसा करने में मन में पॉजिटिव विचार चलते रहेंगे और चेतन मन में या कॉन्शियस माइंड में वो निराशा नहीं रह सकती है। हर समस्या या मुश्किल में आपको मूल्यवान सबक खोजने पड़ेंगे। आपको हर प्रॉब्लम के अंदर गिफ्ट ढूँढने पड़ेंगे। ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर जब कोई उपहार भेजता है तो उसके ऊपर मुसीबतें लिपटी हुई होती हैं। यानी कि बड़ी प्रॉब्लम का मतलब एक बड़ा गिफ्ट है। उससे बाहर निकलोगे आप उतने बड़े बन के निकलोगे। तो उसमें अपने आप को एक गेमर मानो, एक खेलने वाला स्पोर्ट्स पर्सन मानो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। अपनी ऐसी इमेज बनाओ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। परेशानी आने पर खुद की एक शक्तिशाली और संकल्पवान तस्वीर को बार बार देखो। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो उसकी तरह अपने आप को बार बार देखो। पहले से ही तय कर लें कि उस काम के आखिर तक आप हार नहीं मानेंगे, पूरा करके उस काम को दम लेंगे। कितनी बार गिरते हो आप उस कर को करने में, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। गिर कर हर बार उठना वो इम्पॉर्टेंट होता है। लगन से आप ज़्यादा शक्तिशाली, दृढ़ और अजेय फील करते हो। लगन एक एक्टिव अनुशासन है। मतलब कि आप रोज़ अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हो, परसिस्टेंटली कर रहे हो, उसी को लगन बोलते हैं। आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है लगन के साथ साथ। इस आत्म अनुशासन का हमारे काम धंधों पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब हम गोल पाना चाहते हैं तो उसके लिए कीमत तो चुकानी ही होती है। लाइफ़ के जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसको करने के बाद ही आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे तभी सबसे इम्पोर्टेंट सफलता मिलेगी। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट के लिए आपको हमारी वीडियो है द वन थिंग, उसको देखना है तो आपसे उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। प्रायोरिटी जो है अपनी लाइफ की सेट करो 80-20 के नियम से। वो 20% काम जो आपको 80% सफलता दिलाते हैं उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और जल्दी व अच्छा काम करने का अनुशासन है कि जो भी काम आपको दिया जाए आप उसको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कर लेते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट और वेस्ट कामों के बीच के अंतर को समझना है। पैरेटो रूल को समझना है कि वो कौन से 20% काम है जो आपके लिए 80% इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी एक्सीलेंट इमेज बनानी है दूसरों की नज़रों में। दूसरे आपको जब देखें तो आप उनको एक एक्सीलेंट व्यक्ति की तरह से दिखें। हर दिन हर घंटे कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से, परसिस्टेंस से काम करने वाले व्यक्ति की छवि बनाएं कि आप परसिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं। ट्राई टू डबल योर इनकम। कौन है जो हमसे दोगुना कमा रहा है? तो आप भी देखें कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो आपसे डबल कमा रहे हैं। वो कौन से गुण हैं, वो कौन से स्किल है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अब आता है एक रूल ऑफ 3। सबसे पहले आप लिस्ट करें उन वर्क की जो आप करना चाहते हैं 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर। फिर आप लिस्ट बनाएं उन कामों की जो आप नॉर्मली करते हैं। फिर आप लिस्ट में उस वन थिंग को देखें कि जिससे बाकी के सारे काम आपके अपने आप ही आसान हो जाते हैं। सो फाइनली आपको वो 3 महीने के फाइनली आपको वो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव काम ढूँढने हैं वन थिंग के हिसाब से जो आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट देते हैं। फिर उन 3 कामों को आपको अनुशासित होकर रोज़ करना है। बाकी काम छूट जाए तो छूट जाए, पर ये 3 काम रोज़ के छूटने नहीं हैं आपको। अपनी पर आवर की वैल्यू निकालें। पर आवर की वैल्यू निकालने का तरीका है कि आपकी जो भी साल की सैलरी है, एनुअल सैलरी है, उसको 2000 से यानी 2000 से डिवाइड कर दो तो आपकी पर आवर सैलरी या इनकम आ जाएगी। अब आपको यही करना है कि हर 1 घंटा जो आप यूज़ कर रहे हो अपने 8 घंटे 9 घंटे में, उनकी वैल्यू बढ़ाओ आप। कैसे आप उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हो? तो जो भी लेस इम्पॉर्टेंट काम है वो किसी और को दे दो। अपने बॉस से पूछो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा लगता है बॉस को कि जो पूरा होना चाहिए, बस उस काम को पूरा करने पे आप लग जाओ। जब काम करें तो सिर्फ काम करें, डूब जाएं, समय बर्बाद ना करें, इंटरेस्ट गपशप ना करें। आप लोगों को बता दें कि आप बहुत ही बंदूक की नोक पे काम करते हैं, बस आपको करना ही करना है और बाकी सारी चीज़ों के लिए सबको मना कर दें।
सकारात्मक खुद से आत्मचर्चा करें, काम पर ध्यान दो, बार बार बोलो। जब भी ढीलापन लगे, बार बार अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ बोलो कि आप कर दोगे उस काम को। इमेजिन करो कि आप टॉप परफॉर्मर हो और उसका एक सर्वे चल रहा है और लोग देख रहे हैं कि कौन टॉप परफॉर्मर है, आप टॉप परफॉर्मर बन के निकल के आओ। सक्सेस फार्मूला यही है कि लोग जो हैं वो देखते हैं कि जो भी उनको काम दिया जाता है वो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल तेज़ी के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ, और आपकी एक वाहवाही होती है कि यार ये बड़ा अच्छे से काम करता है। और आप अपने बॉस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम मानो, बोलो कि मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ काम दो और उसको बहुत तेज़ी के साथ फिनिश कर दो। तो आप अपनी एक इमेज बनाएंगे अपने बॉस की नज़र में कि आप एक सुपरमैन हैं। वो इम्प्रेस हो ही जाएंगे, वो आपको और बड़ी जिम्मेदारियाँ और बड़ी सैलरी के साथ देंगे। तो ये आपको बड़े रिवॉर्ड, बड़े बिलीव खुद के बारे में भी आएंगे। चाहे आपको सैलरी मिले ना मिले, आपको अपने पर एक बेहतर इंसान होने का बिलीव आएगा, फेथ आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कीमत चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। कीमत चुकाने के लिए क्या है कि आप अपने ऑफिस में जल्दी पहुंचो, वहाँ देर तक रुको और कड़ी मेहनत के साथ काम करो। जल्दी जब आप पहुंचोगे तो आप पहले से दिन में बाकी लोगों के पहुंचने से पहले अपने दिन को प्लान करके उस पर काम कर सकते हो। देर तक रुकने का मतलब भी यही है कि आप अगले दिन के लिए क्या करने वाले उसका प्लान बना के जाओ, और जब तक आप काम करो उसको पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करो। जो 40+ फार्मूला होता है जॉब्स की सक्सेस के लिए, कि आप प्लान करो कि आप एक हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा का काम करोगे। वर्क मोर देन योर सैलरी, जो आपको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा काम करो। आप ऐसे कपड़े पहनो जैसे विनर लोग पहनते हैं, ड्रेस लाइक ए विनर। अमीर दिखो आप, और ऐसा दिखो जैसे कि आपके फील्ड के टॉप मोस्ट लोग दिखते हैं। आप ये मत सोचो। और आपको ऐसे करने के लिए जो भी आइडिया ला सकते हो आप अपने आइडिया लाओ। कोई बुक पढ़ सकते हो, बुक पढ़ो। कोई ऐसी ड्रेस खरीदो जो आपसे 2 रैंक ऊपर का आदमी खरीदता हो, वो ड्रेस पहना करो। फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो आपके देखने पे आता है वो सबसे पहले आपकी ड्रेसेस से आता है। आपका जो योगदान होता है कंपनी में, वो वैल्यू दो कंपनी को, ताकि उस कंपनी की वैल्यू बढ़े। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन और लीडरशिप में उसका क्या रोल होता है। जब आप आर्मी में काम करते हैं तो अनुशासन की अगर आप अवहेलना करेंगे तो उससे ख़राब और कोई बात नहीं होती है। आपका एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आप किसी भी जगह जा रहे हैं आप कर्मचारी बनते हैं, फिर आप सुपरवाइज़र बन के उनके दूसरे लोगों के कामों को देखते हैं, फिर आपको सुपरवाइज़र्स का भी मैनेजर बनाया जाता है और फाइनली आप ओनर बनते हैं। तो आप इस साइकिल को जितनी तेज़ी के साथ पूरा करोगे उतनी जल्दी आप लीडर बनोगे। लीडर के पास एक फ्यूचर साइट होती है, वो दूर तक देख पाते हैं, उन्हें पूर्व अनुमान होते हैं, वो उसी सेल्फ डिसिप्लिन से आते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अल्टीमेटली कर्मचारी से ओनर बनने ही वाले हैं। सपनों को साकार करने के समर्पण की भावना उनके अंदर होती है। लीडर पूरे समूह का मानदंड या पैमाने तय करता है। कंपनी में मनोबल ऊपर से नीचे आता है, मतलब जैसा आपका मालिक होगा वैसे ही नौकर होंगे। लीडर बनने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है, वैसे ही चलना पड़ता है जैसे लीडर चलते हैं, वैसे ही बात करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है जैसे लीडर करते हैं। लीडर रोल मॉडल होते हैं। इमेजिन कि हर कोई आपको देख रहा है, आप कैसे दिखोगे जब आप 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे होगे। पैसा पैमाने तय करें, पैसे तय करें। लीडर ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, डिटरमाइंड होता है, करेजियस होता है, फ्यूचर विज़न उसके अंदर होता है, परसिस्टेंटली उसी फ्यूचर विज़न के ऊपर वो काम करता है। लीडर शिष्टता के साथ व्यवहार करता है। फिर आती है कि वैल्यू एंड पर्पस प्रिंसिपल। लीडर आपके काम की वैल्यू को तैयार करता है, क्या पर्पस है, क्या प्रिंसिपल है। दूसरों के साथ वैसा ही आपको व्यवहार करना होता है जैसा आप उनसे चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। लीडर के 7 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1, लीडर के पास क्लैरिटी होती है, क्लियर कट फ्यूचर विज़न होता है। उन्हें पता होता है कि हाउ क्लियर, क्यों और क्या काम करना चाहिए। दूसरी बात है कैलिबर, लीडर की एक क्षमता होती है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए रोल मॉडल होता है। नंबर 3, डेडिकेशन, टू बी बेस्ट, गिव बेस्ट टू अदर। फिर नंबर 4 है प्रॉब्लम सॉल्वर। लीडर के अंदर ये बात कूट कूट के भरी होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पांचवी बात है क्रिएटिविटी, वो सारे सजेशंस के लिए तैयार रहते हैं और एक्सलेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर। उसके बाद छठा पॉइंट है वो कंटिन्यूस लर्नर होते हैं, रीडर्स होते हैं। लीडर्स आर रीडर्स, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लर्नर होते हैं, सीखते रहते हैं। सातवां पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी,
हमेशा हर हाल में लीडर शांत, विश्वसनीय बना रहता है। ऐसा करने के लिए वो खुद को डिसिप्लिन करता है। तो ये लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। प्रॉब्लम जो होती है, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट फॉर बिग सक्सेस। राइट टाइम फॉर लीडरशिप, विनिंग एटीट्यूड होता है। आपको देखेंगे कि लीडर जो होते हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं बड़े कामली प्रॉब्लम के अंदर, उनको इवेलुएट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होता है। वो खुद को और अपने व्यवहार को डिसिप्लिन करने की क्षमता दिखाते हैं, किस प्रकार करते हैं। ऐसा होने पर लोग देखते हैं कि वो इतना डिसिप्लिन होकर सारे काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही उसको अपना लीडर मान लेते हैं। लीडर्स जो होते हैं वर्कर के सामने और उनके पीछे भी उनकी तारीफ़ करते हैं। ऐसा नहीं कि वर्कर के सामने नहीं करते हों। लीडरशिप के गुण होते हैं, वो डिटेल प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिसिप्लिन से उन पे काम करते हैं, अपनी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करते, वो दूसरों को दोष नहीं देते, वो वर्क प्यार करते हैं अपने काम को, वो स्केल ऑफ वर्क तय करते हैं। इसीलिए लीडर टॉप पर जाते हैं। जैसे किसी दूध को जब आप गर्म करते हैं तो वो मलाई ऊपर निकल के आ जाती है, वैसे ही लीडर होते हैं। तो लीडर्स जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम करने पर अपने ध्यान को फोकस रखते हैं, अपने ज्ञान और योग्यताओं को लगातार बढ़ाते रहते हैं, बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। लोग ऐसा देखकर खुद ही उनको अपना लीडर बना लेते हैं। सो लीडर की तरह ही आपको चलना है, लीडर की तरह ही बोलना है, उनकी तरह ही काम और व्यवहार करना है। यही आपका प्राइमरी एम होना चाहिए और ये सेल्फ डिसिप्लिन से संभव है। सो ये दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ स्टडी नोट्स अबाउट बुक नो एक्सक्यूज़ ब्रायन ट्रेसी की। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड अ बुक।